अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मैथ विद अब्दुल्ला। स्टूडेंट्स, आज हम इंटर पार्ट 1 के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। हमने ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। अब हम अलजबरा को स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 1 को स्टार्ट कर रहे हैं। इसकी एक्सरसाइज 1.1 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 1.1 में जो कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं और उसकी जो एग्जाम्पल्स हैं वो सॉल्व करके दिखाएंगे, क्योंकि इस एक्सरसाइज से ज़्यादा इस एक्सरसाइज में जो कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो रहे हैं, जो बेसिक डेफिनेशंस हैं, उनको समझना लाजमी है। और इसके अलावा इस एक्सरसाइज के पीछे जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी उन एग्जाम्पल्स को समझे बगैर हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो सकते। इस एक्सरसाइज में जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। इसके अलावा हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि नई वीडियोस, नई एक्सरसाइजेस का सोल्यूशन आपको बर वक्त मिलता रहे। और अगर आपको किसी भी किस्म का प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। जैसा कि आपको इस चैप्टर के नाम से जाहिर हो रहा है कि ये चैप्टर नंबर्स को डिस्कस करता है। इस चैप्टर में हम नंबर्स पढ़ेंगे और नंबर्स आप छोटी क्लासेस से भी पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे पास नंबर्स के कुछ सेट्स हैं जो हमने बना रखे हैं और उनके नाम भी हमने रखे हुए हैं। तो हम उनको एक दफ़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास होते हैं नेचुरल नंबर्स। स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर्स को हम n से डिनोट करते हैं और ये 1 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 4 सो ऑन, जिसको हम काउंटिंग भी कहते हैं। ये नेचुरल नंबर्स होते हैं। इसके बाद हमारे पास होते हैं होल नंबर्स। इनको हम w से जाहिर करते हैं और ये 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 के आगे तमाम नेचुरल नंबर्स इसमें आ जाते हैं, सो ऑन। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास होते हैं इंटीजर्स। स्टूडेंट्स, इंटीजर्स को हम z से जाहिर करते हैं और ये 0, 1, 2, 3 और -1, -2, -3 सो ऑन। इंटीजर्स में ये तमाम शामिल होते हैं, 0 भी, प्लस वाले भी और माइनस वाले भी नंबर्स। इस सेट को लिखने का दूसरा तरीका ये है 0 +-1 +-2 +-3 सो ऑन। तो इसमें प्लस और माइनस के तमाम नंबर्स मौजूद हैं। इसके बाद हमारे पास होते हैं रैशनल नंबर्स। स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर्स को हम Q से जाहिर करते हैं। तो स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर्स वो होते हैं जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकें और इसमें जो P और Q है वो हमारे पास इंटीजर्स होते हैं। P और Q बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ये साइन बिलोंग्स टू का है। मैथमेटिक्स में हमारी कोशिश होती है हम उर्दू या इंग्लिश कम से कम यूज़ करें। तो मैथमेटिक्स ने उर्दू या इंग्लिश के जो अल्फाज हैं, जो जुमले हैं, उनके लिए भी कुछ साइन बनाए हुए हैं। तो ये साइन बिलोंग्स टू, रुकन है, को जाहिर करता है। तो इसका मतलब है PQ बिलोंग्स टू इंटीजर्स। PQ इंटीजर्स हैं। अब इंटीजर्स में Q भी होता है, तो हम रैशनल नंबर्स के ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि जो Q है वो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि बटे के नीचे अगर डिनोमिनेटर 0 आ जाए तो हमारे पास अनडिफाइंड हो जाता है। तो हम इधर रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं कि Q 0 नहीं हो सकता। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। रैशनल नंबर्स की एग्जांपल्स अगर देखें तो 2/3। अब ये P/Q की फॉर्म में है। हमारी पहली कंडीशन पूरी हो चुकी है और इसमें 2 इंटीजर है, हम इंटीजर्स आपको पहले बता चुके हैं, और 3 भी इंटीजर है और दूसरी हमारी कंडीशन भी पूरी हो गई है। अब तीसरी कंडीशन है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर 3 है, 0 नहीं है। तो हमारी तीनों कंडीशंस फुलफिल हो गई हैं, इसलिए ये 2/3 रैशनल नंबर है। अब अगर हम लिखते हैं -5/9, इसको हम चेक कर लेते हैं। ये एक हमारे पास नंबर है, तो -5 भी इंटीजर है, 9 भी इंटीजर है और डिनोमिनेटर में 0 नहीं है। तो ये पूरे का पूरा एक रैशनल नंबर है। अब अगर आप सिर्फ लिखते हैं 3,
तो इस 3 का मतलब होता है 3/1, जिसका कोई भी डिनोमिनेटर नहीं होता, उसके बटे में 1 होता है, तो हम इसको 3/1 लिख सकते हैं। अब 3 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, तो ये जो 3 है जो बटे के बगैर आपको नजर आ रहा है वो भी असल में रैशनल नंबर ही होता है। इसके अलावा अगर आपके पास 16 का स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर हो, जैसे 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, तो अगर स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो ये भी रैशनल नंबर ही होता है, क्योंकि ये तो दरअसल 4 है, तो 4 रैशनल नंबर है। अब हम बात करते हैं इर्रेशनल नंबर्स की। तो स्टूडेंट्स, इर्रेशनल नंबर्स को हम Q' से जाहिर करते हैं, और वो तमाम नंबर्स जो रैशनल नहीं होते, जो रैशनल के क्राइटेरिया पर पूरा नहीं उतरते, वो इर्रेशनल नंबर होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास स्क्वायर रूट 5 होता है, अब 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 5 का स्क्वायर रूट जब हम लेंगे तो ये हमारे पास कोई नंबर नहीं आएगा, ये डेसिमल में लंबी सी वैल्यू आ जाएगी, और ये जो स्क्वायर रूट 5 है ये इर्रेशनल नंबर है। इसी तरह अगर आप 2/√3 लिखें तो आपके फ्रैक्शन के नीचे स्क्वायर रूट 3 है, 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये जो नंबर है ये इर्रेशनल नंबर होगा। इसके अलावा एक मशहूर इर्रेशनल नंबर पाई है। पाई की वैल्यू जो हम आम तौर पर लिखते हैं वो 22/7 है। अब इसके मुताबिक तो पाई जो है वो रैशनल नंबर है, क्योंकि 22 भी इंटीजर है और 7 भी इंटीजर है। लेकिन याद रखें, ये जो 22/7 वैल्यू हम लिखते हैं ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है पाई की। पाई की असल वैल्यू 3.1415 सो ऑन ऐसे चलती जाती है, ये कई लाख नंबर्स तक जाती है डेसिमल के बाद। तो हम इसको अप्रॉक्सीमेट करके 22/7 लिख देते हैं, तो इसलिए पाई जो है वो इर्रेशनल नंबर है। अब रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स को देखने के लिए हमारे पास डेसिमल के हिसाब से 3 क्राइटेरिया मजीद हैं, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमारे पास कोई नंबर डेसिमल की फॉर्म में है तो उसको हमने चेक करना है, तो हमारे पास 3 क्राइटेरिया हैं। सबसे पहले तो आप ये याद रखें, कोई भी नंबर अगर डेसिमल की फॉर्म में है तो उसकी 3 ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। सबसे पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि वो टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग का मतलब है डेसिमल के बाद वैल्यू रुक गई है। लेट्स सपोज 2.31, ये टर्मिनेटिंग है। दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास हो सकती है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। इसकी एग्जांपल ये है 2.353535, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, चलता जा रहा है, लेकिन ये रिकरिंग है 353535। रिकरिंग का मतलब है रिपीटिंग है, इसमें वैल्यू रिपीट हो रही है। इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग कह रहे हैं क्योंकि ये रुकी नहीं है, लेकिन रिकरिंग है, डेसिमल के बाद वैल्यू रिपीट हो रही है। 2.333 भी हो सकता था, 2.31 भी हो सकता था, 2.353535 भी हो सकता है। किसी भी लिहाज से वैल्यू रिपीट हो रही है तो हम इसको नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग वाले क्राइटेरिया में रखेंगे। तीसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास ये है नॉन टर्मिनेटिंग बट एंड नॉन रिकरिंग। हमारे पास इसमें वैल्यू डेसिमल के बाद ना रुकती है ना ही रिपीट हो रही होती है। इसकी एग्जांपल आप ये लिख सकते हैं 2.31723568 सो ऑन। ये वैल्यू रुकी भी नहीं है, रिपीट भी नहीं हो रही। तो ये हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज हैं अगर हमारे पास डेसिमल की फॉर्म में वैल्यू होती है। अब इन 3 पॉसिबिलिटीज में जो पहली 2 पॉसिबिलिटीज हैं जिसमें हमारी वैल्यू टर्मिनेट कर गई है, रुक गई है डेसिमल के बाद, या दूसरी पॉसिबिलिटी जिसमें टर्मिनेट नहीं हुई लेकिन रिपीट हो रही है, ये दोनों पॉसिबिलिटीज रैशनल नंबर्स की हैं। इन दोनों पॉसिबिलिटीज वाले नंबर्स रैशनल नंबर्स होंगे। तीसरी पॉसिबिलिटी जो है जिसमें ना ही वैल्यू रुकी है ना ही टर्मिनेट की है
और ना ही रिपीट हो रही है, ना ही रिकरिंग है। तो इस टाइप के जो हमारे पास नंबर्स होंगे उनको हम इर्रेशनल नंबर्स कहेंगे। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपका ये कंसेप्ट भी क्लियर हो चुका होगा। तो अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज की जो एग्जांपल्स हैं वो सॉल्व करते हैं। एग्जांपल्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं और कंसेप्चुअल भी हैं, वो आपका समझना बहुत जरूरी है। तो इसकी जो एग्जाम्पल नंबर 1 है वो तो बेसिक है, रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स के रिलेटेड है, वो हमने आपको समझा दिए हैं। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया है तो आप वो आसानी से कर सकते हैं। हम एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 बिल्कुल सेम है, सेम लाइंस के ऊपर दोनों एग्जाम्पल्स हैं। हम आपको एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व करवाएंगे। अगर आपको समझ आ गई तो आप एग्जाम्पल नंबर 3 आसानी से खुद ही कर सकते हैं, सेम लाइंस के ऊपर है। तो स्टूडेंट्स, अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास है, प्रूव दैट स्क्वायर रूट 2 इज इर्रेशनल नंबर। हमने प्रूव ये करना है कि स्क्वायर रूट 2 इर्रेशनल नंबर है। जैसा कि हम इर्रेशनल नंबर और रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन में भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो वो जो कंप्लीट हमारे पास नंबर है वो इर्रेशनल नंबर होगा। लेकिन इधर हमारे पास एक स्पेसिफिक नंबर दे दिया गया है स्क्वायर रूट 2 और उसको कहा जा रहा है कि इर्रेशनल आपने प्रूव करना है। तो हम इसको प्रूव करते हैं। अब प्रूव करने के हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं, तो हम इधर कंट्राडिक्शन मेथड अप्लाई करेंगे। कंट्राडिक्शन मेथड को यूज करते हुए हम इसको प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कंट्राडिक्शन मेथड ये होता है कि हमने जो चीज प्रूव करनी होती है उसके उल्ट, उसकी कंट्राडिक्शन हम सपोज कर लेते हैं और उसको जब हम सॉल्व करते हैं तो वो हमारे पास ट्रू साबित नहीं होती। तो फिर हम अल्टीमेटली ये कह देते हैं कि हमने जो सपोज किया था उसको हम प्रूव नहीं कर सके, वो हमारा गलत साबित हो गया है, इसलिए जो स्टेटमेंट है वो ठीक है। तो हम इधर सपोज कर लेते हैं, सपोज ऑन कंट्रेरी दैट स्क्वायर रूट 2 इज रैशनल नंबर। हमने लेट कर लिया है, सपोज कर लिया है कि स्क्वायर रूट 2 रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर का मतलब ये है कि स्क्वायर रूट 2 इक्वल है P ओवर Q के। यही मतलब है इस स्टेटमेंट का जो हमने लेट की है कि स्क्वायर रूट 2 P ओवर Q के बराबर लिखा जा सकता है। अब इसमें हमारे पास P और Q बिलोंग करते हैं इंटीजर से और Q 0 नहीं है, ये हमने एक कंडीशन लगाई हुई है। अब इसके साथ हम ये चीज भी सपोज कर लेते हैं कि ये जो स्क्वायर रूट 2 हमने P ओवर Q की फॉर्म में लिखा है, ये P ओवर Q इसकी लोएस्ट फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म है, शॉर्टेस्ट फॉर्म है। इससे ज्यादा ये सिंपल नहीं हो सकता, ये सबसे सिंपल फॉर्म हमने सपोज की हुई है इसकी। तो स्टूडेंट्स, हम इसका दोनों जानब स्क्वायर ले लेते हैं। तो हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। हम दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेते हैं तो हमारे पास ये स्क्वायर रूट 2 बन जाएगा और P का भी स्क्वायर हो जाएगा और Q का भी स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब हम रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास P का स्क्वायर आ जाएगा 2Q स्क्वायर। Q स्क्वायर दूसरी साइड पे आके 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया है और ये हमारे पास आ गया है। और इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब इक्वेशन 1 में जैसा कि आपको नजर आ रहा है, जो हमारे पास राइट हैंड साइड है उसमें 2 आ रहा है। इसका मतलब है हमारी राइट हैंड साइड 2 का फैक्टर है। तो अगर राइट हैंड साइड 2 का फैक्टर है तो फिर लेफ्ट हैंड साइड भी 2 का फैक्टर जरूर होगी। तो इसका मतलब है P स्क्वायर 2 का फैक्टर है। तो हमारे पास इसके रिलेटेड एक थ्योरम है, उसकी स्टेटमेंट ये है कि कोई भी प्राइम नंबर किसी स्क्वायर का फैक्टर सिर्फ उसी सूरत में हो सकता है जब वो उस स्क्वायर के अंदर 2 टाइम्स आए। तो ये स्टेटमेंट आपकी बुक में भी लिखी हुई है, हम यहां भी लिख देते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है, आ प्राइम नंबर कैन बी अ फैक्टर ऑफ अ स्क्वायर ओनली इफ इट अकर्स एट लीस्ट 2 टाइम्स इन द स्क्वायर। ये हमारे पास एक थ्योरम है। इस थ्योरम को हम यूज करते हुए अपने प्रूफ को आगे बढ़ाएंगे। अब हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो स्क्वायर की फॉर्म में है
और ये भी हम देख चुके हैं कि हमारी राइट हैंड साइड 2 का फैक्टर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी 2 का फैक्टर होगी और 2 एक प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब है हमारी लेफ्ट हैंड साइड 2 का फैक्टर है और स्केयर की फॉर्म में भी है। तो ये सिर्फ इसी सूरत में होगा जब हमारा पी स्केयर जो है उसके अंदर 2 टाइम्स आएगा। तो इसका मतलब है इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारा पी स्केयर असल में होगा 4p डैश स्केयर। अब इसको हम अपनी इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। पी स्केयर इस थ्योरम के मुताबिक 4p डैश स्केयर होगा। तो हम लिखेंगे 4p डैश स्केयर इज इक्वल टू 2q स्केयर। ये हमारी जो इक्वेशन 1 है वो इस फॉर्म में बन गई है। पी स्केयर की वैल्यू हमने पुट कर दी है तो हमारे पास ये इक्वेशन 2 बन जाएगी। अब इसको हम अगर सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास 2p डैश का स्केयर इज इक्वल टू q स्केयर आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन 3 बन जाएगी। अब अगर आप इक्वेशन 3 को देखें तो इसमें हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो 2 का फैक्टर है। तो इसका मतलब है हमारी राइट हैंड साइड भी 2 का फैक्टर होगी। तो राइट हैंड साइड में स्केयर है और 2 प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर स्केयर का फैक्टर सिर्फ उसी सूरत में हो सकता है जैसा कि हमने थ्योरम भी लिखा है कि जब स्केयर के अंदर वो प्राइम नंबर 2 टाइम आएगा। तो इस थ्योरम को हम दोबारा यूज करेंगे तो हमारे पास जो क्यू स्केयर है वो हो जाएगा, हम इसको लिखेंगे अप्लाइंग थ्योरम अगेन। वो जो थ्योरम हमने पहले यूज किया है उसको दोबारा हम यूज कर रहे हैं। तो हमारे पास ये क्यू स्केयर हो जाएगा क्यू स्केयर इज इक्वल टू 4q डैश स्केयर, जैसा कि हमने p स्केयर को 4p डैश स्केयर लिखा था। और इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन 3 के अंदर। तो हमारी इक्वेशन 3 हो जाएगी 2p डैश स्केयर इज इक्वल टू 4q डैश स्केयर। ये इक्वेशन 4 बन जाएगी। 3 में हमने q स्केयर की वैल्यू पुट की है और हमारे पास ये इक्वेशन 4 बन गई है। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास p डैश स्केयर इज इक्वल टू 2q डैश स्केयर आ जाता है। अब जैसा कि आपको नजर आ रहा है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में आप देखें 2q स्केयर की वैल्यू ये है और इक्वेशन 2 में भी 2q स्केयर की वैल्यू ये है। तो 2q स्केयर p स्केयर के भी बराबर है, 2q स्केयर 4p डैश स्केयर के भी बराबर है। तो इसका मतलब है 2q स्केयर अगर दो चीजों के बराबर है तो वो दोनों चीजें आपस में भी बराबर हो जाएंगी। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2q स्केयर p स्केयर के बराबर है तो p स्केयर इज इक्वल टू 2q स्केयर 4p डैश स्केयर के भी बराबर है 4p डैश स्केयर। और इसका जब हम स्केयर रूट लेंगे तो ये हमारे पास p इज इक्वल टू 2p डैश आ जाएगा। तो p इज इक्वल टू 2p डैश आ गया है। अब इसी तरह अगर आप इक्वेशन 3 देखें तो हमारे पास इक्वेशन 3 में 2p डैश स्केयर q स्केयर के बराबर है और इधर 4 इक्वेशन में 2p डैश स्केयर 4q डैश स्केयर के बराबर है। तो 2p डैश स्केयर की दो वैल्यूज हैं तो ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर हो जाएंगी। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 3 एंड 4 q स्केयर इज इक्वल टू 4q डैश स्केयर। और इसका भी हम जब स्केयर रूट लेंगे तो ये q इज इक्वल टू 2q डैश आ जाएगा। अब p और q इन दोनों की वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। तो हमने p और q तो ये रखा हुआ था, तो ये जो p ओवर q था हमने सपोज ये किया था ये लोएस्ट फॉर्म है, लेकिन ये p और q की हमारे पास मजीद लोएस्ट फॉर्म आ गई है 2p डैश और 2q डैश। तो हमारे पास p ओवर q हो जाएगा 2p डैश ओवर 2q डैश। लेकिन हमने लेट किया था ये p ओवर q लोएस्ट फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसको इससे ज्यादा सिंपल नहीं किया जा सकता, लेकिन उससे भी सिंपल हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया है। तो इसका मतलब है जो हमने सपोज किया था वो रॉन्ग था। ये हमारी उस सपोज करदा स्टेटमेंट के अगेंस्ट बात आ गई है। तो हम लिखेंगे विच इज कंट्राडिक्शन, विच इज कंट्राडिक्शन। जो हमने सपोज किया था
ये उसी की कंट्राडिक्शन हो गई है। तो इसका मतलब है जो हमने सपोज किया था वो ट्रू नहीं था। तो इसका मतलब है स्क्वायर रूट 2 रैशनल नंबर नहीं है, स्क्वायर रूट 2 इररेशनल नंबर है। तो लास्ट पे हम लिख देंगे देयरफॉर स्क्वायर रूट 2 इज इररेशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। हमने इस एग्जाम्पल को कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूव किया है। हमने पहले लेट कर लिया कि हमारे पास स्क्वायर रूट 2 रैशनल नंबर है, हमने रैशनल नंबर की डेफिनेशन उसके ऊपर लगाई और हमने कहा ये P ओवर Q सिंपलेस्ट फॉर्म है। हमने उसके बाद इसको सॉल्व किया लेकिन ये सिंपलेस्ट फॉर्म ना निकली, इससे भी ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म हमारे पास आ गई। तो हमने कहा जो हमने लेट किया था वो ट्रू नहीं है, उसकी कंट्राडिक्शन हमारे पास आ गई है, इस वजह से वो गलत है। हमारी स्टेटमेंट जो क्वेश्चन की थी वो ठीक थी। तो स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 3 बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर है, यही कंसेप्ट, यही लाइंस, यही सारा कुछ आपने करना है और आपके पास वो एग्जांपल सॉल्व हो जाएगी।